आज हमारा KF2 का है लेक्चर नंबर 4। हमने रजिस्ट्रेशन का पार्ट शुरू किया था। रिटर्न बनाना हमने सीखना था। हम प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न पढ़ रहे थे कि रिटर्न कैसे बनाते हैं। तो रिटर्न बनाने से पहले हमने डिस्कस करना था कि रिटर्न के अपर मोस्ट पार्ट जो है, जो टैक्स पेयर है, वो अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन FBR को प्रोवाइड करता है। उस बेसिक इंफॉर्मेशन के पार्ट को हमने नाम दिया था रजिस्ट्रेशन या फिर प्रोफाइल का। ठीक है, और हम वो प्रोफाइल बनाना सीख रहे थे, या रजिस्ट्रेशन का पार्ट हम पढ़ रहे थे कि जनाब टैक्स पेयर अपने बेसिक इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जनाब एक तो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि मेरा टैक्स ईयर क्या है। ठीक है, तो टैक्स ईयर हमने पढ़ा था। टैक्स ईयर के कितने टाइप्स थे? 3। कौन कौन से? नॉर्मल, स्पेशल एंड ट्रांजिशनल। नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं? हमेशा कितने मंथ्स का होगा? 12 मंथ्स का। कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई और एंड कब होगा? 30। डिनोट कैसे करेंगे? कैलेंडर ईयर। जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा है वही हमारा क्या होगा? टैक्स ईयर होगा। स्पेशल टैक्स ईयर किसे कहा था? अदर देन नॉर्मल। जो भी 12 मंथ्स होंगे उसको हम कौन सा टैक्स ईयर कहेंगे? स्पेशल। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करेंगे? वो शॉर्टकट बता दे जो मैंने आपको एग्जाम हिंट बताया था। फर्स्ट 6 मंथ्स में एंड फॉल कर रहा हो तो सेम कैलेंडर ईयर, और अगर लास्ट 6 मंथ्स में फॉल हो रहा हो तो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर क्या होगा? टैक्स ईयर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कब क्रिएट होता है? जब कभी हम चेंज करते हैं इन अ टैक्स ईयर, फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल, फ्रॉम स्पेशल टू नॉर्मल, या फ्रॉम वन स्पेशल टू अनदर स्पेशल। ठीक है, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 मंथ टू 11 मंथ्स हो सकता है। 12 मंथ्स का मैक्सिमम 11 मंथ्स और मिनिमम 1 मंथ। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था पर्सनल स्टेटस। पर्सन मींस इनकम टैक्स में पर्सन का क्या मतलब है? इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर कंपनी। जब हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो इन तीनों में हमें कोई एक अपने आप को शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जनाब मेरा पर्सनल स्टेटस क्या है। या तो मैं इंडिविजुअल हूंगा, या फिर AOP हूंगा, या फिर कंपनी हूंगा। अगर मेरा पर्सनल स्टेटस इंडिविजुअल हो तो दूसरा काम क्या करूंगा? सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस फाइंड करूंगा। कैसे फाइंड करूंगा? फार्मूला क्या था? फार्मूला बताइए। इनकम फ्रॉम सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अगर परसेंटेज कितना है? 75% से ज्यादा तो कौन सा स्टेटस होगा? सैलरीड। और अगर कम आए या इक्वल आ जाए तो नॉन सैलरीड। क्यों फाइन करते हैं? कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है कि दोनों के टैक्स रेट्स डिफरेंट। अगर सैलरीड होगा तो सैलरीड वाले टैक्स रेट्स अप्लाई होंगे, और अगर नॉन सैलरीड होगा तो नॉन सैलरीड वाले रेट्स अप्लाई होंगे। यहां तक पढ़ा था जी? यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पढ़े आज का टॉपिक जी। थर्ड हमारा था रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या था? जी, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है? अब हमने पर्सन पढ़ लिए। हमने पढ़ा पर्सन मींस इन इंडिविजुअल, AOP और कंपनी। अच्छा, इसमें एक और भी आता है, वो भी लिख ले। पर्सन मींस
कल हमने क्या डिफिनीशन पढ़ी थी कि पर्सन का क्या मतलब होगा? एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी आर कंपनी। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट अगर कभी हो तो इसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं? कंपनी ही कंसिडर करते हैं। मतलब जब इसका रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स पर्पस के लिए इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? इसका पर्सनल स्टेटस क्या होगा? गवर्नमेंट का कंपनी होगी। पर्सनल स्टेटस 3 ही है, इंडिविजुअल, एओपी आर कंपनी। ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपना रिटर्न, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जो है, जैसे हम कह देते हैं वापडा, वो टैक्स पर्पस के लिए एफबीआर को अपना रिटर्न फाइल कर रही है, तो वापडा अपने रिटर्न में पर्सनल स्टेटस में क्या मेंशन करेगी? कंपनी। गवर्नमेंट को हम हमेशा टैक्स पर्पस के लिए, याद रखिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। जिन्होंने कंपनी लॉ पढ़ा होगा वो सोच रहे होंगे कि सर कंपनी की डिफिनीशन तो है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो अंडर कंपनीज एक्ट 2017, लेकिन हम यहाँ पे कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे। याद रखें, यहाँ पे आपको कंपनी की डिफिनीशन जो बताएगा उसका मतलब कंपनी नहीं होगा जो प्रैक्टिकली कंपनी की डिफिनीशन है। वो आपको सिर्फ बता रहा है कि मेरे लिए टैक्स कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इस ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कंसिडर करता हूं। अगर वो कंपनी कंसिडर करता है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रैक्टिकली भी कंपनी होगी। सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए? कि जब मुझे ये रिटर्न फाइल करेगा तो इसके ऊपर मैं कौन से वाले रूल्स अप्लाई करूंगा? कंपनी। सिर्फ रूल्स के लिए वो गवर्नमेंट को क्या कंसिडर करता है? कंपनी। रूल्स कौन से वाले लगाएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर? कंपनी वाले। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि गवर्नमेंट की डिफिनीशन गवर्नमेंट कंपनी के डिफिनीशन में आता है, नहीं आता प्रैक्टिकली। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को ट्रीट किया जाता है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उसको क्या ट्रीट करता है? कंपनी ट्रीट। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना जी। अगला है हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस, अब जो पर्सन्स हमने फाइंड किए, अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस हम किस मकसद क्या है फाइंड करने का? ये हम फाइंड करते हैं फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। इसका मकसद क्या है? पर्पस क्या है इसका? पाकिस्तान टैक्स पर्पस। ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेजिडेंशियल स्टेटस का। हम फाइंड करेंगे अब 1 by 1 के अ पर्सन में भी रेजिडेंट आर नॉन रेजिडेंट। पर्सन हमारे पास क्या होगा? या तो रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट होगा। अच्छा, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करके जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें वहां पता चलेगी। लेकिन हमें पहले यह सीखना है कि कब कौन सा पर्सन रेजिडेंट होगा और कब कौन सा पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन था पर्सन में? इंडिविजुअल। सबसे पहले हम इंडिविजुअल को पढ़ लेते हैं कि इंडिविजुअल कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा। एन इंडिविजुअल में भी रेजिडेंट आर नॉन रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस। पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए ये तो या रेजिडेंट होगा या फिर नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट कब होगा? he or she is physically present in Pakistan for 183 or more days in a single tax year। करे कोई भी इंडिविजुअल अगर पाकिस्तान में कैसे प्रेजेंट हो? फिजिकली। कैसे प्रेजेंट हो? फिजिकली। कितने दिनों के लिए? 183 या उससे ज्यादा। लेकिन कितने टाइम पीरियड में? टैक्स ईयर आपके पास कितने टाइप्स का है? 3।
अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल गिवन है तो नॉर्मल में काउंट करना है, अगर स्पेशल गिवन है तो स्पेशल में काउंट करना है, अगर ट्रांजिशनल गिवन है तो ट्रांजिशनल में काउंट करना है। नॉर्मल और स्पेशल 12 मंथ्स के होंगे, उसमें 183 डेज काउंट करने हैं। ट्रांजिशनल 12 मंथ से कम का होता है, 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 8 का, उस टाइम पीरियड में आपने 183 डेज काउंट करना। ठीक है, कैसे प्रेजेंट हो भाई, कैसे प्रेजेंट हो? फिजिकली। कितने दिनों के लिए या उससे ज्यादा। ठीक है, नॉर्मली अब तक उसने एक आध क्वेश्चन में स्पेशल, लेकिन वो स्पेसिफिकली बताएगा। जब क्वेश्चन में बताया ना हो ना कि टैक्स ईयर कौन सा है, तो हमेशा हमारा टैक्स ईयर नॉर्मल होगा। कौन सा होगा? नॉर्मल। समझ में आ रही बात? अगर वो स्पेशल में आपको करवाना चाहता है तो वो फिर स्पेसिफिकली आपको बताएगा कि जनाब वो स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहा था और उसका टैक्स ईयर यहां से यहां तक का था। समझ में आ रही बात? तो नॉर्मल टैक्स ईयर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि टैक्स ईयर 2020 कहां से स्टार्ट होगा? 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 30 जून 2020। आपको इस तरह टाइम पीरियड आपको कहेगा कि फाइंड करें कि मिस्टर ए रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है फॉर द टैक्स ईयर 2020। तो पहले आप टाइमलाइन ड्रॉ कर लोगे कि टैक्स ईयर 2020 1 जुलाई 19 से स्टार्ट होगा, 30 जून 2020 को एंड होगा। फिर उसने बाकी डिटेल्स भी बताई होंगी कि इस दिन वो आया, ठीक है, ये बंदा पाकिस्तान में और इधर तक प्रेजेंट था। आप डेज कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर आपके पास होगा। वैसे भी हर महीने में उसने कितने दिन गुजारे हैं वो ऐड कर दोगे। अगर यहां से लेके यहां तक कितने हो, 183 आर मोर डेज हो तो क्या होगा? वो रेजिडेंट। और अगर 183 से कम हो तो फिर क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब फिजिकल स्टे कितना हो? लेस देन 183 डेज। ठीक है, अब डेज कैसे काउंट करने हैं इसके लिए अलग से रूल 14 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने रूल 14 में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जनाब ये डेज कैसे काउंट करेंगे, ये 183 डेज कैसे काउंट करोगे। ठीक है, तो डेज के लिए स्पेशल उन्होंने अलग से सेपरेट रूल बताया हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि जनाब ये लाजमी नहीं है कि ये बंदा, ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल पर्सन ये 183 डेज कंटिन्यूअसली पूरी करेगा। मतलब ये यहां पे आया, यहां पे फिर चला गया, फिर महीने बाद आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। जब जाएगा तो आपने काउंटिंग बंद करनी है, स्टॉप करनी है। और जब आएगा तो आपने 1 डेज में वो डेज ऐड करने हैं। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि वो 183 डेज कंटिन्यूअसली पूरी करेगा। इन 12 मंथ्स में आपने 183 डेज काउंट करने हैं, कंटिन्यूअसली होना जरूरी नहीं है। मतलब वो गया फिर आया, गया फिर आया, गया फिर आया, जब आएगा आप डेज में ऐड करते जाइए। समझ में आ रही बात? तो ये जरूरी नहीं है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल वो बताता है कि जनाब हर दिन आप काउंट करोगे, एक्सेप्ट डे इन ट्रांजिट। करे जनाब जब आप डेज काउंट करोगे ना तो आपने हर दिन काउंट करना है। जैसे अगर वो पाकिस्तान आया और वो वापस जाना चाहता है फॉर एग्जांपल 21 सितंबर को, लेकिन वो नहीं गया, वजह वो बीमार पड़ गया था। लोग कहता है वो बीमारी की वजह से 1 दिन एक्स्ट्रा गुजारे, 3 दिन गुजारे, 10 दिन गुजारे, महीना गुजारे, वो डेज काउंट होंगे। वो जाना चाह रहा था लेकिन उस दिन पाकिस्तान में स्ट्राइक था, जितने दिन वो स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में एक्स्ट्रा गुजारेंगे वो डेज हम काउंट करेंगे, शामिल करेंगे 183 जब काउंट करेंगे। मौसम खराब था, काउंट करेंगे। किसी भी रीजन की वजह से वो पाकिस्तान में स्टे करे, उसका इरादा हो आज जाने का, लेकिन अगले 10 दिन वो मजबूरी की वजह से स्टे करे,
उसमें उसकी कोई गलती ना हो, लॉ कहता है जनाब ये डेज काउंट करेंगे हम, 183 डेज जब काउंट करेंगे तो ये डेज उसमें शामिल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की डे काउंट नहीं करेंगे, और वो कौन सा है? डे इन ट्रांजिट। का मतलब क्या है? डे इन ट्रांजिट का मतलब ये है, ट्रांजिट नाम से पता चलता है, वर्ड ट्रांजिट से, कि जब कभी कोई एक इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री सफर कर रहा था, फॉर एग्जांपल इंडिया से बांग्लादेश जा रहा था, जिस एयरलाइन पे वो सफर कर रहा था उस एयरलाइन का ये रूल था कि वो पाकिस्तान में आके स्टे करता। क्या जो इंडिविजुअल जिस एयरलाइन पे सफर कर रहे, क्या उस इंडिविजुअल का इरादा है पाकिस्तान आने का? नहीं है इरादा, उसका पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है। वो पाकिस्तान आया, 2 घंटे स्टे किया, 3 घंटे पूरा दिन गुजारा, वजह एयरलाइंस के रूल्स की वजह से, उसका अपना कोई इरादा नहीं। लॉ कहता है ये वाले डेज काउंट नहीं करोगे, वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, ये डेज काउंट नहीं करोगे, इसके अलावा सारे डेज काउंट होंगे। क्लियर भाई? क्लियर है ये वाली बात जी। अगला कह रहे किसी, ये भी लाजमी नहीं है कि वो पूरा दिन पाकिस्तान में गुजारेगा तो काउंट करेंगे। मैं आपके आसानी के लिए कह देता हूं, अगर किसी दिन का 1 मिनट भी वो पाकिस्तान में गुजारेंगे तो वो फुल डे काउंट होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा रात को 11:55 में पाकिस्तान में अराइवल करता, तो 12 बजे डेट चेंज हो जाएगी ना आज रात को। तो उसने 21 सितंबर के, आज क्या है 22 सितंबर, 22 सितंबर के उसने कितना टाइम पाकिस्तान में गुजारा? 5 मिनट। फुल डे काउंट करेंगे। क्या करेंगे? फुल डे काउंट करेंगे। कोई बंदा पाकिस्तान से डिपार्चर कर रहा था, टाइम था 12:05 रात के, तो 12 बजे डेट क्या हो जाएगी? 23rd डेट के कितना टाइम गुजारा पाकिस्तान में? 5 मिनट। फुल डे काउंट करें। डे ऑफ अराइवल एंड डे ऑफ डिपार्चर ये काउंट करें। समझ में आ रही बात? सिर्फ और सिर्फ एक दिन काउंट नहीं करेंगे, और वो दिन कौन सा है? डे इन ट्रांजिट। अगर वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा था और वो पाकिस्तान में आया, प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ अपने एयरलाइंस की वजह से, उन्होंने इधर स्टे करना था, वो दिन काउंट नहीं करेंगे। वो 1 दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, जितना वो आपको बता दे वो हम काउंट नहीं करेंगे। इसके अलावा वो पाकिस्तान में किसी भी रीज़न की वजह से स्टे करेगा तो वो डेज हम काउंट करेंगे। फुल डे तो काउंट होगा ही होगा। अगर पार्ट ऑफ द डे गुजारेगा, पार्ट ऑफ द डे से मुराद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट ही कंसिडर होंगे, तो वो भी फुल डे हम काउंट करें। क्लियर? वो वाला दिन भी काउंट होगा, जिस दिन डिपार्चर करेगा वो वाला दिन भी काउंट। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, नोट करें शायद। जी क्लियर है जी। सेकंड पर्सन कौन था? नॉन रेजिडेंट, तो मैंने बता दिया ना। सेकंड था हमारे पास एओपी, पार्टनरशिप, जो कल हमने पढ़ा था। ये कब रेजिडेंट होगा और कब नॉन रेजिडेंट होगा? ठीक है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेजिडेंट होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, अगर इफ
control and management is wholly or partly present in पाकिस्तान। कह रहे रेजिडेंट होगा कब? अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो या फिर पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट या तो होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो या फिर पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो। अच्छा, अब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है? ये मैनेजमेंट को पूरा कर लिया। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद क्या है, मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहीं पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया। पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप देख ले, उन्होंने वर्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट यूज किया है, लेकिन आगे एक्सप्लेनेशन नहीं बताई कि जनाब इसका मतलब क्या हो। ठीक है, मतलब अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन में कोई बात करता है और हमें वो समझ नहीं आती, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के रूल्स है, हम रूल्स में चले जाते हैं, रूल्स में उन सेक्शंस की एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, लेकिन इस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को उन्होंने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया कि इसका मतलब क्या होगा। तो फिर जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद यहाँ पे एओपी के क्या होंगे? पार्टनर्स या फिर मेंबर्स। एओपी के जो पार्टनर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं, यहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद पार्टनर्स या फिर मेंबर्स। अब कह रहे हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली। होली का क्या मतलब? कह रहे सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट हो। मतलब होली का मतलब यह है कि ये एओपी रजिस्टर्ड हो एज अ पार्टनरशिप फर्म इन पाकिस्तान। तो फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारी पाकिस्तान में है ना। अगर कोई फर्म पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो उसके पार्टनर्स, इसका मतलब क्या होगा कि वो पाकिस्तानी फर्म है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान होगी। ठीक है, होली का मतलब क्या है? वो एओपी फर्म्स जो कहां पे रजिस्टर्ड हो? पाकिस्तान। तो हम कहते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। फिर ये क्या होगा? रेजिडेंट। होली प्रेजेंट होगा तो रेजिडेंट। होली का मतलब क्या होगा? रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। अच्छा, पार्टली का मतलब क्या है? पार्टली इन्होंने वर्ड यूज किया है उन फर्म्स के लिए, उन एओपी फर्म्स के लिए जो कहां रजिस्टर्ड हो? आउटसाइड पाकिस्तान। तो पार्टली का मतलब क्या? पार्टली का मतलब यह होगा कि कोई फर्म पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल एक फर्म है और वो रजिस्टर्ड है यूएई में। कहां पे रजिस्टर्ड है? और हम एज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल के उसके कितने पार्टनर्स हैं? 10 पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं? 10 पार्टनर्स। और 10 पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर भी किसी टैक्स ईयर में पाकिस्तान आता और वो पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा, कितने पार्टनर पाकिस्तान में आए? एक। लेकिन वो पाकिस्तान में किसके लिए आ जाए भाई? क्या प्रोवाइड करने के लिए? किससे रिलेटेड? फर्म से रिलेटेड। वो एक दिन सर्विसेज प्रोवाइड करे, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उस टैक्स ईयर के लिए वो फर्म क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। जिस टैक्स ईयर में उसका एक पार्टनर भी पाकिस्तान आके फर्म से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2022 है, कहां से स्टार्ट होगा? 1 से, और एंड कब होगा? 30 जून 2022। इसमें इस फर्म का एक पार्टनर आया फ्रॉम 10 सितंबर। उसने काम किया कहां तक? 20 सितंबर। कितने दिन के लिए पाकिस्तान में था? 10 डेज। इसको हम क्या कहेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज पार्टली
तो टैक्स ईयर 2022 के लिए ये फर्म क्या बन जाएगी, और रीजन आप क्या बताओगे, जस्टिफिकेशन कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी आएगा तो पार्टली प्रेजेंट। ना, इसमें 183 डेज वाला रूल नहीं है। इसमें क्या है, सर्विसेज की बात है। किसकी बात है, सर्विसेज की। क्लियर हो गया। अब इनमें से कोई एक पार्टनर अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान घूमने फिरने आ जाए, फिर कौन से वाला रूल्स अप्लाई होगा भाई, फिर उस पार्टनर और उसकी फैमिली पे कौन से वाला रूल, फिर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ रहा है, वो फर्म के कैपेसिटी में नहीं आ रहा। फर्म के कैपेसिटी, एओपी के कैपेसिटी में वो तब आएगा जब वो एओपी के सर्विसेज प्रोवाइड करने पाकिस्तान आ जाए। अगर अपने फैमिली ट्रिप पे पाकिस्तान के साथ आएगा, अपने पर्सनल काम पे पाकिस्तान आएगा, फिर उस हमारे टैक्स पर्पस के लिए वो क्या कंसिडर होगा, और उस पे फिर वो कौन से वाले डेज एप्लीकेबल होंगे, 183 डेज। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है ना जी। नोट करें, नोट करें। जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ना होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो ना पार्टली, तो नॉन रेजिडेंट। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट न तो होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो, न रजिस्टर्ड हो, हाँ क्या हो, रजिस्टर्ड, और ना अगर फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड है तो उस फर्म की कोई पार्टनर पाकिस्तान में आके सर्विसेज भी प्रोवाइड ना करे, मतलब पार्टली भी प्रेजेंट ना हो, तो हम कहते हैं कि एओपी फिर क्या होगा, नॉन रजिस्टर्ड। क्योंकि अगर फॉरेनर आता है किसी ट्रिप पे तो रेजिडेंट को भी बन सकता है। हाँ बन सकता है ना। अच्छा इसके साथ लिख लें, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई ताल्लुक नहीं है विथ C9C, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, नेशनलिटी। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी सिटीजन पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट बन सकता है, और फॉरेनर सिटीजन पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट बन सकता है। ताल्लुक सिर्फ, रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, 183 डेज। कौन सी वाली, फिजिकल स्टे के साथ है। किसके साथ है, फिजिकल स्टे। क्लियर, जी क्लियर है तलहा जी। थर्ड कौन सा पर्सन था, कंपनी थी। हाँ नंबर थर्ड हमारे पास क्या थी, कंपनी। कंपनी कब रेजिडेंट होगी और कब नॉन रेजिडेंट होगी। जी कंपनी रेजिडेंट होगी दो केसेस में। नंबर ए, इफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनीज एक्ट 2017। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अगर कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो तो वो फिर पाकिस्तान टैक्स पर्पस के लिए क्या होगी, रेजिडेंट। समझ में आ रही बात। नंबर सेकंड, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब फॉरेन की कोई कंपनी है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कौन सा,
होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान हो, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, होली सिर्फ होली, पार्शियली यहां पे नहीं है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब यहां पे जैसे एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिफाइन नहीं था, इसी तरह कंपनी का भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिफाइन नहीं, कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कंपनी के केस में। तो आप क्या कहते हो, क्या मतलब होगा? शेयर होल्डर्स जी, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स एक नहीं होते कि नहीं, डिफरेंट होते? हाँ, डिफरेंट होते हैं कि सेम होते हैं? जी, किसी और के जहन में कोई क्वेश्चन? डायरेक्टर्स जी, और हाँ, जो जैसे ब्रांच हो, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं ना, पाकिस्तान में पहले हुआ करता था, अब खत्म हो गया है, सिटी बैंक ये अमेरिकन बैंक था, ये रजिस्टर्ड था एज अ कंपनी इन यूएसए। पाकिस्तान में ये ब्रांच था, पाकिस्तान में ये एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं था। तो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस जब फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? कहता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कितना प्रेजेंट होना चाहिए पाकिस्तान में, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिफाइन नहीं किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद क्या होगा। फिर अगर हम प्रैक्टिकल केसेस देख लें तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से हम मुराद लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, क्या लेते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स। अगर जो पाकिस्तान में ब्रांच है, कहां पे ब्रांच है? पाकिस्तान में जिस कंपनी का क्या है ब्रांच, वो पाकिस्तान में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो, इस ब्रांच से रिलेटेड पाकिस्तान में, इस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हो रहे हैं, इस ब्रांच से रिलेटेड, कौन से ब्रांच से रिलेटेड? जो कहां पे है? पाकिस्तान में। जितने भी एक टैक्स ईयर में, कितने टाइम में? इन अ सिंगल टैक्स ईयर, इस ब्रांच से रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने मीटिंग्स कंडक्ट हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे मीटिंग्स कहां पे कंडक्ट हो जाए? पाकिस्तान में। कहां पे कंडक्ट हो जाए? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज होली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अगर 10 मीटिंग्स एक टैक्स ईयर में कंडक्ट हो जाए इस ब्रांच से रिलेटेड, कौन से ब्रांच से? जो कहां पे प्रेजेंट है। अगर 10 मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इससे रिलेटेड करे एक साल में, 9 मीटिंग्स पाकिस्तान में करे और एक मीटिंग वो यूएई में करे, तो हम कहेंगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वाज पार्टली प्रेजेंट इन पाकिस्तान। कौन सा? तो क्या पार्टली से रेजिडेंट बन जाती है? कब बनेगी रेजिडेंट? कब बनेगी? अच्छा, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन बता दी, आज तक उसने कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग का जिक्र नहीं किया पेपर में भी। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए वो वर्ड यूज करता है होली और पार्टली, इससे आगे वो नहीं जाता। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ, कौन से ब्रांच से रिलेटेड? जो पाकिस्तान। क्लियर जी? नोट करें, शाबाश, करें नोट करें। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो चैप्टर 5 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर चैप्टर में इनकम टैक्स आप जब तक पढ़ेंगे किसी भी क्वेश्चन में इसके कॉन्सेप्ट वो टेस्ट कर सकता है। तो ये आपने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपका होना चाहिए, जहाँ पे भी इशू हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछने हैं
क्वेश्चन पे मैं तंग नहीं होता। हाँ, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप चुप रहेंगे, फिर मैं तंग पड़ता हूँ। आप एक क्वेश्चन पूछे, 10 पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे, ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए अवेलेबल, ठीक है ना, मैं आपको आंसर करूँगा। लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्या करने हैं मेरे बच्चों, क्या करने हैं, क्लियर करने, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये बात मानते हैं नहीं, फिर फेल हो जाओ। जब फेल होंगे तो क्या होगा, वो बात सच हो जाएगी कि सीए मुश्किल है, सीए नहीं होता। ये बात आपने सच साबित नहीं करनी, ठीक है ना। मशवरा किसने दिया था सीए में आने? गलती होगी नहीं, इतनी जल्दी रियलाइज हो गया, अभी तो सब्र करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर ये सिर्फ बातें हैं, अगर आप जो है ना रेगुलर हो जाए, सिर्फ इसमें एक चीज जो है ना कंसिस्टेंसी है। ये रेस कर दूं ये साइड, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चले ना तो इंशाल्लाह आप कर जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। बस आपने ये नहीं सोचना कि आज का काम आसान था, कल क्लास में 5 मिनट पहले कॉलेज में चला जाऊंगा, उधर रिवाइज कर दूंगा, ये काम नहीं कर, ठीक है। मोर देन 90% बच्चे यही काम करते हैं। असाइनमेंट दे दो तो रात को, अभी ये गेम पबजी आजकल मसला है, या फिर कोई मूवी, कोई ड्रामा, ठीक है, ड्रामे तो ये वाली जो है ना स्लॉट देखती है। आप लोग तो क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, तो अक्सर मैं खुद सोचता था यार अब कल सुबह उठ जाऊंगा जल्दी, 11 बजे मेरी क्लास है, तो 10 बजे तक चला जाऊंगा, असाइनमेंट कर लूंगा वहाँ पे। फिर आंख हमारी खुलती है 11:15 बजे, वो भी छठी या 7वीं अलार्म पे, तो बस उसके बाद जो है ना पहुँचते बड़ी मुश्किल से हम क्लास टाइमिंग पे पहुँचते। तो ये काम आपने नहीं करना, डेली का काम डेली करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लास्ट जो है वो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट। जी, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वगैरह या एम्प्लॉयज जो है ये कब रेजिडेंट होंगे, कब नॉन रेजिडेंट होंगे? दीज आर always resident without any condition। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वो फेडरल हो, प्रोविंशियल हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडी जिसे कहते हैं, टीएमए का नाम सुना है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे जो बॉडीज है गवर्नमेंट के, उनकी बात करें, ये हमेशा रेजिडेंट होंगे। अब एक इंडिविजुअल है और वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, क्या है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट या फिर फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। तो इस पे कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, इंडिविजुअल वाले के गवर्नमेंट वाले? गवर्नमेंट वाले। किस वाले? he or she shall be considered always। इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूं। जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स जो फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, या हमारे ऑफिशियल्स जो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, ऑफिशियल ट्रिप के ऊपर, अगर वो पूरा साल भी पाकिस्तान में एक दिन के लिए भी ना आए ना, फिर भी वो क्या कंसिडर होंगे? रेजिडेंट कंसिडर। गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रेजिडेंट। फिर इस पे 183 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, इन पे कौन से वाला रूल अप्लाई होगा? समझ में आ रही बात? गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज रेजिडेंट विदाउट एनी कंडीशन।
जी नोट्स निकालें। जी पेज नंबर कौन सा है, ये वाला है ना, पेज नंबर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4। शाबाश पढ़े, रीडिंग करें। पेज नंबर 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 रीडिंग करें। मुइन या साद, इनको अपना नंबर शेयर कर देंगे ना, तो ये आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, और ये जो 3 लेक्चर्स है उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे देंगे, ठीक है। और आज आखिरी क्लास है, वो हमारे स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में पहले क्लासेस में अनाउंस किया था, हाँ, जो हमारे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके मेरे ख्याल में ट्यूसडे या वेंसडे को आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे ना, और मंडे को क्लासेस थी, तो वो चले गए थे घरों में, तो उनके रिक्वेस्ट पे हम जो है मंडे से इंशाल्लाह फिर दोबारा, और आपकी क्लास, हमारी क्लासेस नॉर्मली 6 डेज़ होती है, ठीक है, मतलब सैटरडे को भी क्लासेस होती है। मैं तो कभी कभी लेता हूँ, लेकिन क्योंकि कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे वो न्यूमेरिकल्स की खासकर, तो फिर मैं सैटरडे ऑन कर देता हूँ, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन 5 डेज़ इंशाल्लाह कमिंग वीक से आपके तो लाजमी होंगे। 6 छठा दिन जो है वो हम तब बवक्त ज़रूरत इंशाल्लाह ओपन करेंगे, ठीक है। वो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप राज़ी हो तो फिर करेंगे, अगर ना हो तो फिर नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी, हाँ, वो बच्ची अभी से सर हिला रही, मुसलसल कंटिन्यूस, कहते हैं कभी भी नहीं, नेवर, दिल में बोल रही है ना, वो इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है, वो परेशान ना हो। लेकिन 5 डेज़ आपकी होंगी, आज आपकी आखिरी क्लास।
कोई नई चीज़ जो आपने देखी हो, मैंने ना बताई हो, पूछे। हाँ, नहीं है? अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है? ये घर से करके आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी, एग्जाम्पल पेज नंबर 4 के ऊपर जो है, हो जाएगा ना? ठीक है, फिर आपने करके आना है कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, पेज नंबर 5, कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5। पास पेपर्स का क्वेश्चन है, ऑटम 2013 में आया है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? और ये कौन से वाला था जी? अगला आपका होम असाइनमेंट जो है ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मंडे को, तो आप जब करके आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है? जो मसले मसाइल होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, पास पेपर्स का। पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, पास पेपर्स का, ठीक है? फिर आपने करके आना है क्वेश्चन नंबर 13, पास पेपर्स का, पेज नंबर 11 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। और फिर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट ए ओनली, पार्ट बी नहीं करना। और फिर आपने करना है क्वेश्चन नंबर 19। ये सारे आप कह रहे होंगे कि सर ने 4-5 क्वेश्चन दिए, अगर आप पहले टॉपिक को समझेंगे, याद करेंगे और फिर बॉल पॉइंट और नोटबुक उठाएंगे तो मैक्सिमम 1 घंटे में आप कर लोगे। आप कर लो। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने सोल्यूशन नहीं देखना, आप खुद से करें कि मैं पेपर में अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करूं तो मेरा आंसर कैसे होगा। आप कैसे स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे, कैसे एंड करोगे, ये चीज़ अब मैंने जो पहले दिन आपको बात बताई थी ना, वो अब हम यहाँ से सीखना शुरू करेंगे। प्रेजेंटेशन, ठीक है, कि बात कैसे करनी है एग्जामिनर के साथ, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं, घर जाके मेहनत भी करते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं। ये वो रीजंस होते हैं जो हम सीखेंगे कि जनाब अगर हम पढ़े तो इंशाल्लाह हम फेल नहीं होंगे। हम ये सीखेंगे कि लिखते कैसे, कौन से, अब ये देखें ना, एक ही टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है? और इंशाल्लाह मंडे को मैं आपको डिस्कस करूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन है, सबके आंसर डिफरेंट तरीके से देंगे। वो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन में कौन सी बातों को आपने नोट करना है जिसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज इंशाल्लाह, ये मैं आपको, ये परेशान ना हो, ये हर चैप्टर में से नहीं होगा, ये मैं आपको इस चैप्टर में करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा। जब 3rd चैप्टर पे जाएंगे ना तो इंशाल्लाह आप ये चीज सीख चुके होंगे। फिर 3rd चैप्टर के क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा वो आपके लिए नई बात नहीं होगी, या जब मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा तो वो आपके लिए नई बात नहीं होगी, ये चीज आप सीख जाएंगे, ठीक है? तो ये जब चीज आप सीखेंगे ना, ये सिर्फ आपके टेक्स्ट में काम नहीं आएगा, ये इंशाल्लाह आपके बाकी सारे पेपर्स में भी काम आएगा, ठीक है? तो आपने लाजमी करके आने और आपने खुद से करने हैं, आपने सोल्यूशन नहीं देखना। आप लिखे ये जो है ना, ये नेट प्रैक्टिस जैसे क्रिकेट में करते हैं, यहाँ पे आप सीखने के लिए आए हैं। आप गलतियां करें, यहाँ मैं ठीक करा दूंगा, लेकिन वो जो 3 घंटे है ना, जो इंशाल्लाह मार्च में आप बैठेंगे, उसमें गलती के चांसेस नहीं हो। उधर करेंगे तो आपके 6 महीने ज़ाया, अभी करेंगे तो इंशाल्लाह 6 महीनों में हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।